नमस्कार साथियों, ज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास पर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे। तो चलिए हमारे बोर्ड पे जो टॉपिक लिखा हुआ सेल यानी कोशिका को पढ़ने वाले हैं और अच्छे ढंग से समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, कोशिका यानी सेल को पढ़ने वाले हैं। तो सेल का अध्ययन कर रहे हैं यानी कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ से अध्ययन कर रहे हैं तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन जो है वह साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यहाँ से कोशिका का परिभाषा देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका परिभाषा का। किसका बात कर रहे हैं हम? परिभाषा का, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं यानी कोशिका का परिभाषा समझेंगे। तो कोशिका का परिभाषा क्या कहता है कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यह जो है यह एक इकाई है। क्या ये? एक इकाई है। ठीक है, यह यूनिट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर परिभाषा क्या कहेगा कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या बना यहाँ से परिभाषा यह बना कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा परिभाषा हो गया। जैसे इसको हम इस तरह समझेंगे, तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लिए ये कोशिका, क्या है? कोशिका। ठीक है, और यहाँ पे हो गया हमारा ईट। कोशिका के बाद आ गया हमारा उत्तक और ईट के बाद आ गया हमारा दीवार और उत्तक के बाद हमारा आ गया अंग और अंग के बाद आ गया हमारा शरीर। ठीक है, दीवार के बाद आ गया हमारा रूम यानी कमरा और रूम के बाद आ गया हमारा मकान। तो जस्ट इमेजिन इस तरह से करेंगे कि हमारा जो शरीर है वो एक मकान की बात ही है। तो इसको इस तरह समझेंगे कि बहुत सारे ईंटों को मिलाने पर दीवार का निर्माण होता है। तो उसी तरह से बहुत सारे कोशिकाओं को मिलकर एक उत्तक का निर्माण होता है और बहुत सारे उत्तकों को मिलाया जाता है तो अंग बनता है। उसी तरह से बहुत सारे दीवार मिलते हैं तो एक रूम का निर्माण होता है। ठीक है, अगर बहुत सारे अंग मिला जाए तो क्या बन जाएगा? ये शरीर बन जाएगा। उसी तरह से बहुत सारे रूम मिलते हैं तो ये मकान तौर पे जाने जाते हैं। इस तरह से हमारी कोशिका काम करती है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है उसे हम कोशिका कहते हैं। यानी कोशिका जो है यह संरचना करता है अंगों का, यानी शरीर का संरचना कर रहा है और साथ में जो हमारी बॉडी में क्रिया हो रही है, जितने भी प्रतिक्रिया चल रही है हमारी बॉडी में वो क्रिया करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक की जो इकाई है, जो छोटी पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोशिका बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परिभाषा यानी कोशिका का परिभाषा हो गया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से देखा जाए तो कोशिका का खोज करता देखा जाए। क्या देखा जाए? खोज। तो पूछेगा क्या कि कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज जो है यह रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। तो कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने कब किया था? तो ये जो है 1665 ईस्वी में किया था। लेकिन इसका जो खोज है वह एक जो पेड़ था उसका नाम था कर्क का पेड़। ठीक है, उस कर्क का पेड़ से इसका खोज किया था, जिससे पता लगाया था सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कि यह कोशिका है। और कोशिका नाम जो है वो किसने दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने दिया था, 1665 ईस्वी में दिया था। ठीक है, और ये जो कोशिका खोजा गया था वह जो कोशिका था वह मृत कोशिका था। कैसी कोशिका था ये? यह जो है एक मृत कोशिका था। तो इसी तरह से देखा जाए अगर मृत कोशिका का खोज अगर रॉबर्ट हुक ने किया था तो उसी तरह से बताइए कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ये कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। तो जीवित कोशिका का खोज पूछेगा तो यह जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। और यही जो है लीवेनहॉक ने ही जीवाणु का खोज किया था। किसका? यानी बैक्टीरिया का खोज किया था। ठीक है,
तो लीवेनहॉक से 2 सवाल बने कि जीवित कोशिका खोज किसने किया था, लीवेनहॉक ने किया था, और जीवाणु यानी बैक्टीरिया खोज किसने किया था, तो इन्होंने लीवेनहॉक ने किया था। कब किया था ये, तो ये जो है यह 1674 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1674 ईस्वी में किया था। तो यहाँ हमारा देखा जाए तो कोशिका खोज करता कौन है, तो वह है रॉबर्ट हुक है। वो कब खोजा था, तो 1665 ईस्वी में खोजा था। यह जो वैज्ञानिक है यह ब्रिटेन में खोजा था। कहाँ खोजा था यह जो है कोशिका का खोज कहाँ किया था, ब्रिटेन में, यानी ब्रिटेन का वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। ठीक है, अब देखा जाए तो कोशिका के बारे में यानी इसका सिद्धांत किसी ने दिया था, वह सिद्धांत दिया था। तो यहाँ से देखा जाए तो बोला जाएगा कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका का सिद्धांत जो है वह 2 व्यक्ति था। 2 व्यक्ति कौन था, तो स्लाइडन एवं स्वान, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत का मुख्य बातें क्या था, कोशिका सिद्धांत का मुख्य बातें देखा जाए तो इसमें क्या कहा गया था, कोशिका सिद्धांत में स्लाइडन एवं स्वान ने यह बताया था कि शरीर का निर्माण कोशिका से होती है। किससे होती है, कोशिका से होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखा जाए तो इसका मुख्य बातें क्या था, मुख्य बातें दूसरा यह था, क्या कोशिका विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कह सकते हैं कि जहाँ पे कोशिकाएं मर जाती है, जैसे हमारी बॉडी में अगर मान लिया जाए यहाँ पे चोट लगने से कोशिकाएं अगर इतना दूर का अगर मर जाती है, तो यहाँ पे कोशिका को क्षतिपूर्ति करने के लिए कोशिका को विभाजन करनी पड़ती है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक कोशिकाएं से 2 कोशिकाएं का निर्माण होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। यानी कोशिका विभाजन से एक कोशिकाओं से अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसे हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए तो स्लाइडन एवं स्वान ने मुख्य बात ये 2 कही थी। आगे और एक बात और इसमें कहा गया है कि कोशिका विभाजन, क्या कहा गया है कि कोशिका विभाजन में मुख्य योगदान केंद्रक का होता है। किसका होता है, केंद्रक का किसका केंद्रक, तो कोशिकाओं का केंद्रक की बात कही गई। ठीक है, तो कोशिका विभाजन में मुख्य योगदान जो किसका होता है, वो केंद्रक का होता है। ठीक है, तो यह जो था कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था, जिसमें 3 मुख्य बातें कही गई थी। आगे देखा जाए तो यहाँ से पूछा जाता है कि कोशिका क्या कहा जाता है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या कहा है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है, तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद जो है वह विषाणु है। क्या है, विषाणु, क्योंकि यह जो है यह सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। यानी यह सजीव में भी काम करता है और निर्जीव के अंतर्गत भी काम करता है, यानी दोनों के बीच का कड़ी कौन है, विषाणु। इसलिए यह जो है कोशिका सिद्धांत का क्या है, यह अपवाद है। ठीक है, आगे देखा जाए तो उसी तरह से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि पादप एवं जंतु के बीच का कड़ी इसे कहते हैं, तो वह जो होता है वह युग्लिना को कहते हैं। किसको बोलते हैं, युग्लिना को कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका का अपवाद जो है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद विषाणु होता है, और पादप एवं जंतु के बीच का कड़ी क्या कहलाता है, युग्लिना कहलाता है। ठीक है, उसी तरह से देखा जाए आगे की ओर, तो यहाँ पे हम लोग कोशिकाओं के बारे में मुख्य बातें देखेंगे। मुख्य बातें क्या क्या देखेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। मुख्य बात किसके बारे में देखा जा रहा है, तो कोशिका के बारे में देखा जा रहा है। ठीक है, मुख्य बातें पहला क्या हुआ कि सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, तो यह जो होगा यह माइकोप्लाज्मा होगा। क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। तो कहा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सा होगा, तो
तो वह जो होगा माइकोप्लाज्मा होगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा देखा जाए, दूसरा क्या देखा जाए कि यह सबसे छोटी कोशिका हो गई, तो बताइए कि सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका जो हो गई यह शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया, ठीक है। आगे देखा जाए शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। तीसरा बोला गया है कि सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका किसे कहते हैं, तो यह जो है यह न्यूरॉन हो गया, क्या हो गया, न्यूरॉन, यह सबसे लंबी कोशिका हो गया, ठीक है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, माइकोप्लाज्मा होगी। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। और सबसे लंबी कोशिका कौन सा होगा, न्यूरॉन होगा, ठीक है। यह जो होता है यह मानव के अंदर पाया जाता है। तो मानव का सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी, यह न्यूरॉन होगी, ठीक है। आगे यहाँ पे देखा जाए, हम लोगों ने इसकी बात कर दी, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका, ठीक है। यह जो था यह कोशिका का कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। अब इसके अंदर कोशिकाओं में कौन कौन सी कोशिका अंग होता है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए इसको मिटाने के बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए आगे समझने वाले हैं कोशिकाओं के कौन कौन से अंग होते हैं। ये जो कोशिका का आपका जो डायग्राम दिया गया है, यह जो है यह जंतु कोशिकाओं का डायग्राम, किसका है, जंतु कोशिका का है, ठीक है। इसके अलग से फैक्ट हम लोग देखेंगे पादप कोशिका के बारे में। तो अभी हम लोग जंतु कोशिका डायग्राम में समझ लेंगे कोशिका का कौन कौन सी अंग होती है। तो यह कोशिका का डायग्राम दिया हुआ है, तो यह जो है यह एक बाहरी आवरण जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। तो अगर जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वह क्या होती है, वह कोशिका झिल्ली कहलाती है, ठीक है। और जो आंतरिक जो होता है अंदर में सबसे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक, क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। और यह कोशिका झिल्ली यानी बाहरी आवरण और अंदर के अंदर जो केंद्रक होता है, इसके बीच का जो द्रव्य होता है इसे हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं, ठीक है। और जो केंद्रक के अंदर जो होता है उसे हम लोग केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से एक सवाल बनती है क्या कि अगर केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव को मिलाने से क्या बनता है, तो यह जो बनता है यह जीव द्रव्य बनता है। तो पूछा जाता है कि जीव द्रव जो है किस किस से मिलकर बनता है, तो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के मिल से क्या बनता है, जीव द्रव बनता है, ठीक है। आगे देखा जाए तो इसके अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। उसके बाद क्या होगा, इसके अंतर्गत रिक्तिका होगी, केंद्रक हमने देख लिया। इसके अंदर क्या होगा, गुणसूत्र होगा। गुणसूत्र जो होता है वह केंद्रक के अंदर पाया जाता है, पाई जाती है, ठीक है। आगे देखा जाए तो इसके अंदर क्या होती है, कोशिका अंग के अंतर्गत अब क्या आएगा, अंतःप्रदजलिका आएगा, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं राइबोसोम जो होगा चिकनी होगा और खुरदरी होगा, वह हम लोग अंतःप्रदजलिका के अंदर देखने वाले हैं। फिर आगे देखने वाले हैं इसका अंग, कोशिका अंग में और क्या होगा, गोल्जी काय होगा। इसके बाद देखें तो अगला क्या आएगा, लाइसोसोम आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखेगा क्या, केंद्रक के केंद्रिका के बारे में देखेंगे। जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रिका कहते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी अंग हैं यह कोशिका का सारे अंग हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और आगे समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जितने भी अंग आ रही हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे हम लोग इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। किसको जानेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, इसका खोजकर्ता कौन है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोजकर्ता जो है वह अल्टमैन ने किया था। किसने किया था, अल्टमैन ने, यह 1886 में किया था, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज बोलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने 1886 के अंतर्गत किया था। लेकिन यह माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, तो यह नाम जो है वह वेंडा ने दिया था। किसने दिया था, वेंडा ने। तो माइटोकॉन्ड्रिया खोजकर्ता कौन है, अल्टमैन है। 1886 के अंदर इसको खोजा गया था। इसका नाम किसने दिया था, वेंडा ने इसका नाम दिया था, ठीक है। आगे देखा जाए तो यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह कोशिका का एक अंग है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकारी की जाए, यह माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह कोशिका का पावर हाउस होता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल है, यानी कोशिका का यह पावर हाउस है, ठीक है। ये पावर हाउस इसलिए कहा गया क्योंकि शरीर के अंदर जितने भी ऊर्जा युक्त, क्या बोल रहे हैं, शरीर के अंदर जितने भी ऊर्जा युक्त होता है उसका ऑक्सीकरण जो होता है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है।
जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया में अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका का पावर हाउस। इसे हम लिख सकते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, इसके अंदर ऊर्जा जो संचित होता है वो किस रूप में होता है, तो ये इसमें जो कोशिका क्या बोल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा संचित होती है वो किस रूप में होता है, तो वह एटीपी के रूप में होता है। किस रूप में होता है, एटीपी के रूप में होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था, 1886 के अंतर्गत किया गया था। इसको नाम किसने दिया था, तो इसका नाम बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा युक्त पदार्थों का क्या होता है, इसमें ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के दौरान जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यानी ऊर्जा इसमें संचित होती है वो किस रूप में होती है, तो एटीपी के रूप में होती है। ठीक है, आगे देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा जाए तो यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल है। क्या है ये, कोशिका का श्वसन स्थल। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि कोशिका का श्वसन स्थल जो है वो कौन है, तो वह जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो कोशिका का श्वसन स्थल यानी कोशिका सांस किसके द्वारा लेता है, तो वह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। ठीक है, यह जो होता है यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है, डीएनए के बारे में पूछा जाता है कि डीएनए यानी क्या पूछ रहे हैं, डीएनए जो होता है वह गुणसूत्र के अंदर होता है। ठीक है, और गुणसूत्र के अलावे जो होता है डीएनए वह किसमें पाया जाता है, तो वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत भी पाया जाता है। तो डीएनए किसमें देखा जाएगा, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो यह हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकारियां कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने 1886 में किया था। नाम इसको किसने दिया था, तो बेंडा ने दिया था। ठीक है, इसका जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी ऊर्जा गृह कहते हैं इसको हम लोग। और यहाँ पे देखा जाए तो ऊर्जा जो होता है कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में यह किस रूप में होता है, तो यह एटीपी के रूप में संचित होती है। यह कोशिका का श्वसन स्थल है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया का। और क्या पाया जाता है इसके अंतर्गत, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, अगला पॉइंट देंगे कोशिका भित्ति। क्या लिखेंगे, कोशिका भित्ति। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। यह जो कोशिका भित्ति जो है आपको जंतु कोशिका के अंतर्गत देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि जो कोशिका भित्ति जो होता है यह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, तो पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, यह पादप कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, जैसे ये मान लीजिए पादप कोशिका है, तो ये पादप कोशिका के जो बाहरी झिल्ली यानी यहाँ पे कोशिका झिल्ली दिख रही है, इसकी एक परत और ऊपर में चढ़ा दी जाए तो जो सबसे बाहरी आवरण होगा उसे हम लोग कोशिका भित्ति कहेंगे। ठीक है, यह जो होता है केवल पादप कोशिका के अंतर्गत पाया जाता है। और ये बात समझ में, तो आगे देखा जाए कोशिका भित्ति के बारे में। यह जो है किसकी बनी होती है, तो यह जो है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, और यह जो है कोशिका को आकार प्रदान करता है। क्या करता है, यह आकार प्रदान करता है, यानी निश्चित आकृति बनाती है। ठीक है, तो निश्चित आकृति किससे बनती है, तो यह कोशिका भित्ति के अंतर्गत निश्चित आकृति प्रदान करता है, यानी एक आकार प्रदान करता है। ठीक है, यह जो है कोशिका भित्ति यह किसकी बनी होती है, तो यह सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखा जाए तो यह कोशिका भित्ति जो है यह कवक के अंतर्गत भी पाया जाता है। यानी पूछा जाता है तो पादप में कोशिका भित्ति लाइसोसोम की बनी है। किसकी बनी है, लाइसोसोम की। तो उसी तरह से बताइएगा कि कवक के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी है, तो यह जो है कोशिका भित्ति यह काइटिन की बनी है। किसकी बनी है, काइटिन की। ठीक है, तो यहाँ से यह सवाल बनेगा कि कवक के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। और पादप के अंदर कोशिका भित्ति जो है वह सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। ठीक है, तो हम लोगों ने कोशिका का दो अंग देखा, माइटोकॉन्ड्रिया और एक देखा कोशिका भित्ति। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग कोशिका के सारे अंग को अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रोकते हैं।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।